आज हम जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साक्षरता और आत्मनिर्भरता की स्थितियों में सुधार के बावजूद कई समस्याएं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज प्रथा की है। 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद आज भी दहेज की कुप्रथा के कारण न केवल बहुत सारी शादियां टूट जाती है, महिलाएं प्रताड़ित भी होती हैं, मार भी जाती है, मार भी दी जाती है दहेज की कुप्रथा के चलते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये कमोबेश सभी जातियों में दहेज की कुप्रथा है। तो ये एक बड़ी समस्या है महिलाओं के संदर्भ में। दूसरी जो महिला समस्या है वो है अत्याचार या भेदभाव। भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा क्रूरतापूर्ण और शोषण युक्त व्यवहार का सामना करना पड़ा है। हमारे समाज में महिलाओं के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है वही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न आदि का मुख्य कारण है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा है, जहाँ महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही है और शक्ति का वितरण पुरुष से पुरुष को किया जाता रहा है। वातावरण में ही पुरुषवादी सोच घुली हुई है। ऐसे कई उदाहरण आए दिन मिलते या सुनाई देते रहते हैं जब पुरुष स्त्री के प्रति खुलेआम या चोरी छुपे क्रूर व्यवहार और मारपीट अपना हक तक समझता है। यह उसकी पुरुषवादी सोच और महिलाओं को अपने से कमतर मानने की सोच का ही परिणाम है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी इस पुस्तक में एक जगह पर लिखा है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में जब आदमी दारू पीकर घर आता है तब उसका पहला क्रोध उसकी पत्नी और बच्चों पर उतरता है। ये बहुत सारे उत्तरी भारत के भी हमारे जो है पारिवारिक जीवन की वास्तविकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य भी कारण हैं जिनके द्वारा महिला के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है, जैसे हमारे परंपरागत मूल्यों का ह्रास, समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियाँ, कानूनों का देरी से और कमज़ोर क्रियान्वयन, सूचना माध्यमों के द्वारा हिंसक घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आदि आदि। महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, मारना पीटना, प्रताड़ित करना, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न, चोट पहुंचाना, बलात्कार, घर, कार्यक्षेत्र और सार्वजनिक जगहों पर होने वाला यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अपहरण, वेश्यावृत्ति, चिकित्सकीय हिंसा आदि। इन सब की घिनौनी परिणति महिला की असमय और असामान्य मौत के रूप में देखी जा सकती है। अगर हम राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आंकड़े देखें तो भी हमें इस तरह की जो हिंसा है उनका प्रभाव महिलाओं के जीवन पे स्पष्ट नज़र आएगा, जो जिस तरह की एफआईआर दर्ज होती है उनके अध्ययन से। महिलाओं के प्रति होने वाली इन क्रूर घटनाओं के प्रतिवाद स्वरूप भारतीय संसद ने आपराधिक कानून अधिनियम 1983 का प्रावधान किया, जो कि ये प्रकट करता है कि संसद महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से वाकिफ़ है और उससे मुक्ति प्रदान करने के लिए कानून भी बना रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी घरेलू अत्याचार या क्रूरता को कानूनन एक अपराध माना गया है जो कि पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ किया गया हो। सरकार ने अपराधी अधिनियम 1983 में बलात्कार के लिए सजा देने हेतु संशोधन किया है। बाद में निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसको लेकर के और कानूनी प्रावधान खड़े किए गए हैं। इसके बावजूद समाज में आज भी महिलाओं के प्रति हिंसा है वो लगातार हो रही है और सोशल मीडिया के आने ने भी इन घटनाओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित किया है। सोशल मीडिया है वो बहुत सारे जो है वो ऐसी इमेज फॉर्मेशन करता है जिससे हिंसा बढ़ती है, पर कई जगह ये जागरूकता का काम भी करता है। दरअसल कोई भी मीडिया होता है वो एक टूल होता है और उसको कैसे प्रयोग किया जाता है ये समाज तय करता है। तो अभी समाज को इस दिशा में काफ़ी और सोचने और विकास करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा रोजगार के अवसरों में समानता लाने, शिक्षा के समान अधिकार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नीति निर्माण में बराबरी की भागीदारी, कार्य की मानवीय दशाएं और महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश राहत, ये सब प्रावधान किए गए हैं। विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा किसी भी जाति अथवा धर्म की 18 वर्षीय लड़की तथा 21 वर्षीय लड़का अपनी रजामंदी से शादी करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है जिसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू किया गया था।
इस अधिनियम द्वारा विवाह संबंधी हिंदू विधान रद्द हो गए और इससे भी जो है वो बराबरी का जो दर्जा है उसको पाने के लिए में इसमें जो हिंदू विवाह संबंधी जो विधान है वो विधान है उनको ज़्यादा रैशनल बनाया गया और इसके जो प्रावधान है उसमें लड़का और लड़की दोनों का हिंदू होना आवश्यक, लड़का या लड़की की पहले से शादी नहीं हुई होनी चाहिए, लड़का और लड़की नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, लड़का 21 वर्ष और लड़की कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, शादी प्रचलित रस्म रिवाज के अनुसार होनी चाहिए, यदि सप्तपदी प्रचलित हो तो यह रस्म होना जरूरी है, दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं इस विवाह अधिनियम के द्वारा। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम भी 1929 में पारित किया गया और बाद में इसमें संशोधन करके और जो न्यूनतम आयु है विवाह की उसमें वृद्धि की गई। दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसके द्वारा दहेज प्रथा को निषिद्ध करने का कानूनी प्रयास किया गया। बाल विवाह अधिनियम में 1976 में संशोधन करके और लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया। इसी तरह से हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 है। इसमें भी जो बालिग होने की स्थितियां हैं और नाबालिग के क्या अधिकार है, संरक्षक किस तरह से नियुक्त हो, इन सब को लेकर प्रावधान किए गए ताकि महिलाओं के संदर्भ में शोषण की स्थितियां उनको कम किया जा सके। गोद लेने से संबंधित अधिनियम है या उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम है या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, इन सब के द्वारा भी महिलाओं की स्थिति है उसको मजबूत और बराबरी का दर्जा देने का प्रयास किया गया। किंतु आज भी इस संदर्भ में हमें काफ़ी कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, विशेषकर सामाजिक स्तर पे, क्योंकि जब समाज सक्षम होगा तो उसका हर तबका सक्षम होगा। महिलाओं की कमज़ोर स्थिति इस बात की द्योतक है कि हमारा समाज सक्षम नहीं है, तो समाज को सक्षम बनाएं। इसके लिए जो पितृसत्तात्मकता के ऐसे जो विचार हैं या ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो विभेदकारी है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तब हम जा कर के महिलाओं के प्रति जो स्वस्थ सोच है उसका विकास कर पाएंगे। स्वस्थ सोच ही स्वस्थ समाज बना पाएगी।